हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ह्यूमंस में जो जनरेट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे हम यूरिया कहते हैं, वो क्या होता है कि शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि जो अमोनिया की अपन बात करें तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो जनरली पानी में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने शरीर से अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। ठीक है, तो यूरिया के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और इस यूरिया के एक्सक्रीशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहते हैं। इन द सेम वे जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स के भी एक्सक्रीशन के बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड, और इस यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए उनको बहुत मिनिमम अमाउंट पे वाटर चाहिए होता है। ठीक है, सो वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट में बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। इन केस यू वांट टू बी हेल्दी, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर का इनटेक करना है। ठीक, तो होता ये है कि जो वाटर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा, और फिर वो आपके बॉडी से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बेसिकली काम करता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिससे हमें अभी देखा वो क्या है, यूरिया है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स भी एक तरह के यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये यूरिया के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक, तो यूरिया का जो एक्सक्रीशन है वो किडनीज में होता है। ठीक है, और जो सॉलिड वेस्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। तो बेसिकली जो यूरिन है वही हमारे बॉडी का मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फिर हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो पहला जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि हमारे बॉडी से जो मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो जो जिसे हम यूरिया कहते हैं उसे एक्सक्रीट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है। ठीक, दूसरा जो काम होता है यूरिनरी सिस्टम का वो ये कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, दैट इज हमारी बॉडी में एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है और टेम्परेचर को मेंटेन करने को अपन क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तीसरा जो काम होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट के अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं और हार्मोनल रिएक्शन चलते रहते हैं, जिसको भी हमारा जो बॉडी से एक्सक्रीट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, जैसे किडनीज ही एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, फिर होता ये है कि हमारे बॉडी से अब जो किडनीज है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिल्टर करने के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ सॉल्ट्स, वाटर, ये एक्सक्रीट तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इनका एक्सेस अमाउंट में ये एक्सक्रीट नहीं करता, उसको रीअब्जॉर्प्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो होता है कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स और जो आयंस है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो उनको ये जो किडनीज है, ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या कर लेता है, वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो रीअब्सॉर्प्शन भी एक क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बेसिकली 4 ऑर्गन से मिलकर के, दैट इज किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। तो यहाँ पर किडनी और जो यूरेटर है वो पेयर में है, ब्लेडर और यूरेथ्रा सिंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो पूरा जो सिस्टम वो क्या करता है, एक साथ काम करता है। फिर से देखते हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 ब्लेडर और 1 यूरेथ्रा, इतने सारे ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं किडनीज को। तो किडनीज क्या है, ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कई बार मैं जब स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि बीन मतलब क्या समझते हो बेटा, तो वो बोलते हैं कि सर सेमी का बीज। सेमी के बीज और इसको कंपेयर करोगे तो ये सेमी के बीज जैसा नहीं दिख रहा है, ये किसके जिसके दिख रहा है, बीन।
तो बीन से कंफ्यूज रहना। बीन मतलब ऐसा है कि इंग्लिश में हम जब हम बीन का यूज करते हैं सो बेसिकली झुरगा और रिलेटेड जितने भी इस तरीके के जो बीज टाइप के स्ट्रक्चर हम सब्जियों में यूज करते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर बीन शेप का है, ठीक है। तो बीन ये जो किडनीज जो है ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये कहां पर पाए जाते हैं? हमारे आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैक मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। किडनीज का जो काम होता है ये क्या काम करता है कि ये ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है। कैसे? इसके पास क्या होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिक जो यूनिट जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो ये जो नेफ्रॉन्स हैं यही क्या काम करते हैं कि ये ब्लड को छानेंगे और उस ब्लड को ये सिंपल फॉर्म में दैट इज यूरिन, ठीक है, में कन्वर्ट करके बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। किडनीज हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द डायफ्राम। और किडनीज के अगर अपन साइज की अपन बात करें तो इनका जो लेंथ होता है दैट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। इनकी ब्रेथ की अगर बात करें तो ये 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। और इनका जो थिकनेस होता है, थिकनेस दैट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। इनके वेट की अपन बात करें तो ये जो किडनीज होते हैं दैट इज 120 to 170 ग्राम्स। फिर किडनीज का जो शेप होता है वो कॉन्केव इनर स्ट्रक्चर होता है, आगे डायग्राम में अपन देखेंगे। फिर होता ये है कि किडनीज के जो इनर सरफेस होता है, जो इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर से क्या होता है कि यूरेटर बाहर निकलता है, ब्लड वेसल्स को एंटर करते हैं, नर्व्स एंटर करते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे ये एंटर करते हैं उस वाली रीजन को अपन बोलते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम के जस्ट पीछे क्या होता है एक रीजन जिसको अपन बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे हमको प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे जिसको अपन बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। किडनीज के जो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिक यूनिट जो होते हैं किडनीज को अपन उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है किडनी का है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है और रीनल आर्टरी एंटर कर रहा है और रीनल वेन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस वाले रीजन को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम। इसके जस्ट अंदर वाला जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। तो अभी हम आगे चल करके किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो ये जो रीजन है, हम जो कैलिक्स की बात कर रहे थे, ये जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। और जब ये माइनर कैलिक्स एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। अभी इस रीजन को, अभी इस किडनी को हम लोग फिर से देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो जो किडनी है बेसिकली हम इसको 2 मेजर स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे दैट इज कैप्सूल और नेफ्रॉन्स। तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल जो है जो किडनी का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर फिर से 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक को अपन बोलते हैं कैप्सूल के जस्ट अंदर वाले रीजन को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। याद रखने इस चीज को। तो जो किडनी है वो बेसिकली 2 मेजर स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड दैट इज कैप्सूल और नेफ्रॉन्स। तो कैप्सूल हमने देखा कि कैप्सूल के फिर अंदर 2 रीजन्स होते हैं दैट इज कॉर्टेक्स और मेड्यूला, और बेसिक जो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है आपको नेफ्रॉन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक जो यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन्स है वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। पहले हम देखते हैं कॉर्टेक्स को। तो कैप्सूल के जस्ट अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है चारों तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स होता है ये कॉर्टेक्स कैप्सूल के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है। और होता है कि जब अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो मेडुला की अपन बात करें, मेडुला की अपन बात करते तो जो मेडुला वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन, ठीक है, तो ये वाला कॉर्टेक्स हुआ और बाकी ये जो रीजन है पूरे ये क्या कहलाता है? ये मेडुला कहलाता है, ठीक है। जो मेडुला वाले रीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली लूप्स पाए जाते हैं, लूप ऑफ फैनली, ठीक है। और रिनल पिरामिड जो होते हैं वो मेडुला में पाए जाते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है? बेसिकली नेफ्रॉन्स के जो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट है और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वो कहां पर पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की। तो नेफ्रॉन्स ही हैं जो बेसिक जो फंक्शनिंग यूनिट है किडनीज के, ठीक है, उन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और हमारे किडनीज में
करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो जो नेफ्रॉन्स हैं इन्हीं का काम होता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और ब्लड को प्यूरिफाई करना या फिर फिल्टर करना। ये देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो ये वाला जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और बाकी जितना भी ये जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। सो जो नेफ्रॉन है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस की अपन बात करें तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस मास ऑफ कैपिलरीज है। मतलब क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक आर्टेरियोल अंदर एंटर कर रहा है, फिर होता है एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और वो वहीं से फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस एक कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, जो किसके द्वारा बना हुआ है? आर्टरीज के द्वारा। जो रीनल जो आर्टरीज है उसके बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस क्या होते हैं कि इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर, जो कॉल्ड हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर जो बनता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक एफेरेंट आर्टेरियल अंदर घुसा और ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल से लेकर के ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा ही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है स्टार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो ये क्या, एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये रीनल ट्यूब्यूल का बिगिनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद होता है कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों एक साथ मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मालफिजियन बॉडी। तो हम बोमेंस कैप्सूल और इसके अंदर जो ये कैप्सूल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बना जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, तो दोनों एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? मालफिजियन बॉडी। अब बोमेंस कैप्सूल के जस्ट बाद ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। उसके बाद होता है जो रीनल ट्यूब्यूल है वो टू लूप्स बनाते हैं। मतलब ये जो लूप है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, फिर वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ असेंड करेगा। सो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं लूप ऑफ हेनली। तो जो डिसेंड कर रहा है उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं और जो ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। फिर अगेन ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के एंड में फिर क्या होता है कि हाईली इक्वल्ड फिर से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आगे चल करके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल टू proximal convoluted tubule, then descending loop of Henle, then ascending loop of Henle, then distal convoluted tubule और एक collecting duct, ये सब मिलकर के एक साथ क्या बनाते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बनाते हैं। तो हेनलेस लूप के बारे में देखा कि ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर जा रहा है और ये ऊपर जो स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है? हेनलेस लूप कहलाते हैं, ठीक है। ये कॉइल्ड नहीं होते। तो नेफ्रॉन्स की अपन बात करें, नेफ्रॉन्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका जो पोजीशन होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और इनका जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। और इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला वाले रीजन पे पेनिट्रेट नहीं होता। लेकिन वहीं अपन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये कंपैरेटिवली कॉर्टिकल नेफ्रॉन से लंबे होते हैं और इनका जो लूप ऑफ हेनले वो कहां पर होता है? रीनल मेडुला में पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दो तरह के नेफ्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। ये वाला जो नेफ्रॉन का जो लेंथ है वो ज्यादा है और इस वाले नेफ्रॉन का जो लेंथ है वो कम है। तो ये कौन सा नेफ्रॉन कहलाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि इनका जो लूप होता है वो मेडुला वाले रीजन पे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इस वाले को अपन बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब हम बात करते हैं यूरेटर्स की। तो यूरेटर क्या होता है? किडनी का काम क्या था कि ब्लड को छानना, तो किडनी ने तो ब्लड को छान दिया, ठीक है, लेकिन होता यह है कि किडनी के ब्लड के छानने के बाद जो प्रोडक्ट बचा दैट इज यूरिन, तो यूरिन को कलेक्ट करके ब्लेडर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? यूरेटर का होता है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसका जो लेंथ होता है दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये किडनी से निकल करके कहां तक जाता है? ब्लेडर तक जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर की अपन बात करें तो ये 3 लेयर्स के बने होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं फाइब्रस कोट, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग लेयर होता है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बीच वाला जो लेयर होता है वो मस्कुलर कोट होता है, ठीक है, और क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है इसीलिए इसके पास प्रॉपर्टी होती है पेरिस्टाल्सिस की। पेरिस्टाल्सिस आप समझते हैं क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस एक तरह का मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये हम बहुत सारी जगह पे देखेंगे पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इन स्मूथ मसल्स में प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। फिर इनर लेयर की अपन बात करें तो वो बना होता है म्यूकोसा का, और म्यूकोसल लेयर जो होता है ये एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, और ये लेयर सीक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है, जो एक तरह का प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है। तो यहां पर हमने देख रहा है कि जो यूरेटर है ये बेसिकली 3 लेयर्स के बने, आउटर एडवेंटिशिया, बीच वाला मस्कुलरिस और इनर मोस्ट जो है म्यूकोसा। फिर यूरिनरी ब्लैडर की अपन बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ यूरिन को। मतलब जब किडनी से जो यूरिन जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं तो वो कहां पर जाकर के इकट्ठे होते हैं? वो ब्लैडर में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और यूरिन की जो ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है दैट इज 400 to 600 ml ऑफ यूरिन को ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ये एक मस्कुलर सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और होता ये है कि जब यूरिन भर जाता है, ठीक है, ब्लैडर में भर जाएगा तो होता यह है कि इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर में कुछ खास तरह के सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो एक्सपेंशन में क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं और एक मैसेज भेजते हैं ब्रेन में, और उसी मैसेज के कारण से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है वो ओपन हो जाता है और यूरिन जो वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो ब्लैडर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है? एक्सपेंड भी हो सकता है और वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर देखेंगे तो जो ब्लैडर भी है वो बेसिकली 4 रीजन का बना हुआ है। तो अब सबसे इनर लेयर की अपन बात करें यूरिनरी ब्लैडर की तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, और वहां पर ट्रांसलेशनल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है दैट इज सब म्यूकोसा, और इस सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन का काम होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है? म्यूकोसल लेयर को सपोर्ट करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब म्यूकोसल लेयर के ऊपर जो लेयर होता है दैट इज मस्कुलरिस, और यहां पर फिर से किसका बना हुआ? स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है। और ये जो स्मूथ मसल्स है ये इंटरवोवन होते हैं, और इसी की वजह से ये इस पूरे मसल्स को हम डेट्रेसर मसल्स कहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो यूरिन है वो ब्लैडर से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। लास्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ये एक्चुअली ब्लैडर का ही स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा था कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसल लेयर का बना हुआ है, म्यूकोसल के जस्ट ऊपर वाला सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के ऊपर जो है वो जो मसल लेयर है जो जिसे हम डेट्रेसर मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और डेट्रेसर मसल जो होता है क्या होता है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। लास्ट जो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब है, ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। और ये ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर में, जिसके ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है वो यूरेथ्रल ओरिफास मतलब ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा से क्या होता है कि जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो
जो यूरेथ्रा होता है इट हेल्प्स और इट एड्स इन द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मेल्स में अपन बात करें तो जो यूरेथ्रा होता है उसका दो काम होता है, एक तो यूरिन को एक्सपेल करना, साथ ही साथ जो स्पर्म होते हैं वो भी इसी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा होता है, इसमें स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं और स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो एक तरह से वॉल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन स्फिंक्टर्स के खुलने के बाद ही क्या होता है कि जो यूरिन है वो बाहर निकल पाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यूरेथ्रा, ये फीमेल्स में, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, दिस इज यूरेथ्रा इन मेल्स, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा का, तो इसका जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है ये ट्रांसलेशनल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, ये जो इनर लेयर है, और इसके जो वॉल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा है ये शॉर्ट होता है, जिसकी लंबाई होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, दैट इज अराउंड 1.5 इंचेस, ठीक। और जो एक्सटर्नल जो यूरेथ्रल ओरिफाइस होता है वो वजाना के जस्ट ऊपर में क्या होता है, ओपन होता है। और मेल्स में जो यूरेथ्रा है इसकी जो लंबाई होती है 7 to 8 इंचेस होते हैं, ठीक है। और ये जो यूरेथ्रा होता है ये मेल्स में सीमेन और यूरिन दोनों को ये क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। आई होप आपको ये सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।